नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि अक्सर लोगों के मन में होता है कि विवाह कभी भी किया जा सकता है। विवाह के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तो आज इसी विषय में मैं बात करूंगा कि विवाह में किस मुहूर्त और किस नक्षत्र का चर्चा किया जाता है कि उस नक्षत्र में विवाह न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कह सकता हूं वर्जित नक्षत्रों में विवाह करने का क्या दुष्परिणाम सामने आता है, इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारतीय वैदिक परंपरा में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं अपितु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक सतत साधना है। इस साधना का प्रारंभ संस्कार से होता है। इसी कारण विवाह को 16 संस्कारों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हर व्यक्ति के जीवन में हम जिस देश में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, उस स्थान में विवाह का बहुत महत्व है। हमारे वैदिक परंपराओं में विवाह को एक यज्ञ का रूप दिया गया है और एक ऐसा यज्ञ, इस यज्ञ में जब कोई कन्यादान करता है उसे कई पुण्यों का फल प्राप्त होता है। विवाह में कई स्मृतियां होती हैं। ज्योतिष ग्रंथ तो स्पष्ट करता है कि विवाह का एक काल विशेष में से संपन्न होना चाहिए। काल स्वयं देव शक्ति का ही मूर्त रूप है और इसी काल का सूक्ष्म विभाजन नक्षत्र द्वारा किया जाता है। विवाह मुहूर्त में किस नक्षत्र की शुद्धि के साथ विवाचार किया जाए और क्या अनिवार्य रहे जिससे कि जीवन के संघर्षों को रोका जा सके, वैवाहिक जीवन के संघर्षों को रोका जा सके। तो आज कुछ है नक्षत्र जिनको लेकर मैं चर्चा करूंगा। नक्षत्र का दूसरा रूप है तारा। शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं तारा, इसका शास्त्रीय स्वरूप ऋग्वेद से लेकर सिद्धांत ज्योतिष तक नक्षत्रों की देवी शक्तियों की अधिष्ठात्री के रूप में स्वीकार किया गया है। तैतरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि नक्षत्राणि वे देवानाम गृहा, अर्थात नक्षत्र देवताओं के निवास स्थल हैं तथा जिस नक्षत्र में विवाह होता है उसी के अनुरूप देवफल दाम्पत्य जीवन में प्रकट होते हैं। विवाह में तारा का विचार का मुख्य आधार या नक्षत्रों का विचार विवाह के नक्षत्रों में किस आधार पर किया जाता है, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। नक्षत्र में कुल 4 चीजें पाई जाती हैं। स्वभाव, जैसा कि नक्षत्रों में कुछ नक्षत्रों का स्वभाव उग्र, कुछ का मृदु और कुछ का ध्रुव होता है।
इसी तरह से उनके अंदर दोष गुण भी होते हैं। तो दोष जनक जो प्रवृत्ति होती है उसमें मैं बात करूं तो मृत्यु का, संघर्ष का, शोक का, संकटों का तथा एक ऐसे परिणाम जिसको आप समझ न सकें, कलह का। तो तीसरी बात आती है वो गृहस्थ की। ये गृहस्थ का मतलब होता है कि धर्म के अनुकूल होगा या विरोध में होगा। चौथी आती है संतान। संतान का आयु कैसा होगा, सौभाग्य कैसा होगा, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी चीजों का निर्धारण नक्षत्र करते हैं। अब चर्चा करता हूं कि विवाह में किन नक्षत्रों का वर्जित माना जाता है। पहले नक्षत्र की मैं बात करूं तो वह है आर्द्रा। क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का स्वभाव उग्र होता है। अधिदेवता रुद्र हैं तथा बृहस्पति संहिता में मुहूर्त और अध्याय कहती है आर्द्रायम विवाह शोक कलह प्रदम। आर्द्रा का रुद्रात्मक स्वरूप आंसू, वेदना, विक्षोभ और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करता है। अतः इस नक्षत्र में विवाह करने पर विवाह जैसे सौम्य संस्कार में हमेशा आपको वेदना, विक्षोभ, मानसिक अस्थिरता तथा तरह तरह की समस्याएं आपको मिलेगी। तो इस नक्षत्र को भी विवाह के लिए वर्जित माना जाता है। दूसरा आता है अश्लेषा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। इसका भी जो स्वभाव होता है वो दारुण या विशद होता है। अधिदेवता नाग होते हैं और मुहूर्त चिंतामणि में यह कहा गया है अश्लेषायम कृते विवाहो दंपत्ति विश्व सदृशम। अश्लेषा का प्रभाव छल, अविश्वास, दाम्पत्य का विवाद, विषाद, संयंत्रों में प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। जिससे यह कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंधों में यह नक्षत्र अत्यंत घातक माना गया है। इस नक्षत्र में जो विवाह होते हैं तो कहीं न कहीं स्त्री या पुरुष की तरफ से छल, अविश्वास, विषाद ये मिलते ही मिलते हैं। अब तीसरे नक्षत्र में बात करूंगा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वभाव भी उग्र है। अधिदेवता इंद्र है और नारद संहिता में इसका उल्लेख मिलता है ज्येष्ठायाम न विवाह कार्य ज्येष्ठवतम कलह प्रदा। ज्येष्ठा का अर्थ ही प्रधानता और अहंकार है। इस नक्षत्र में विवाह होने पर दाम्पत्य में अधिकार, संघर्ष, स्वाभिमान, टकराव और दोनों के बीच में वर्चस्व का युद्ध उत्पन्न होता है। जबकि विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पे सिर्फ समर्पण, सहयोग, सद्भावना और विश्वास पे चलता है। तो मेरे हिसाब से और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ज्येष्ठा नक्षत्र में विवाह
उचित नहीं माना जाता है। और मैं चौथे नक्षत्र की मैं बात करूंगा तो चौथा नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र भी केतु का होता है और इसका जो स्वभाव होता है वो कृष्ण बिंदुषक होता है। अधिदेवता बृहस्पति होते हैं और इसके बृहस्पति संहिता में कहा गया है मूले न विवाहे नोप नयनम च। मूल नक्षत्र को सर्वाधिक अशुभ माना गया है। यह नक्षत्र वंशनाश, आयु क्षय, अकाल, वैधव्य और संतान दोष से संबंधित है। तो यह नक्षत्र यदि विवाह होता है तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वंश का नाश हो जाए, पति या पत्नी में से किसी का आयु क्षय हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, या कोई विधवा हो जाए या कोई बुजुर्ग हो जाए। और इन सब चीजों से अगर बच जाता है तो संतान को उसकी समस्या आती है। अब पांचवा मैं नक्षत्र बात करता हूं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है तो स्वभाव उग्र है। अधिदेवता आपह या विश्व देवता है। कुछ ग्रंथों में सामान्यतः शुक्र कहते हैं, किंतु विवाह हेतु मुहूर्त मार्तंड स्पष्ट करते हैं कि पूर्वाषाढ़े विद्वाहे दंपत्य पराभव। इस नक्षत्र में पराजय भाव ज्यादा होता है। वैचारिक संघर्ष और असंतोष उत्पन्न करता है, जैसा कि इसका मूल स्वभाव है। इस नक्षत्र का स्वभाव है यह किसी न किसी को अपराजित करता है, क्योंकि इस नक्षत्र का मतलब ही अपराजिता है, जो पराजित न हो सके। और वैवाहिक जीवन में किसी न किसी को तो हार माननी पड़ती है, कभी पत्नी को, कभी पति को। तो इस हिसाब से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच असंतोष बना रहता है। पति पत्नी के बीच में भी ऐसे कंपटीशन बन जाते हैं जैसे कि महसूस होता है कि हम उनको हरा लें, वो हमको हरा लें। तो ऐसे संबंधों के कारण मिठास नहीं रह जाता है तो यह शुक्र का नक्षत्र। तो शुक्र के नक्षत्र में होने के बावजूद भी बहुत विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। अब छठवां जो नक्षत्र आता है वो है कृतिका। कृतिका नक्षत्र भी सूर्य का नक्षत्र है। विशेष परिस्थिति में वो अर्जित है क्योंकि इसका स्वभाव कृष्ण है, अधिदेवता अग्नि है। कृतिका नक्षत्र में विवाह करने पर अग्नि तत्व की अधिकता होती है तथा पति पत्नी के बीच में क्रोध, ताप, दाम्पत्य की दहन की संभावना मानी जाती है। क्योंकि इस जगह पे मंगल, सूर्य, शनि का प्रभाव हो तो कृतिका पूर्णतः वर्जित मानी जाती है। मतलब जब मंगल कृतिका नक्षत्र में हो, शनि कृतिका नक्षत्र में हो या सूर्य कृतिका नक्षत्र में हो तो ऐसी स्थितियों में विवाह नहीं करना चाहिए। जैसा कि विवाह के लिए बहुत संक्षेप में बोलूंगा, तो नक्षत्रों को बताया गया है वह रोहिणी जो चंद्रमा का नक्षत्र है, वृश्चिका मंगल का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और रेवती। ये नक्षत्र में वैवाहिक जीवन बड़े स्मूथली चलते हैं।
में संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि आजकल लोग इसको मानते नहीं है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए मैं इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। नक्षत्र दोष का दाम्पत्य जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका एक अलग प्रभाव है। शास्त्रों में विवाह में वर्जित जो नक्षत्र होने पर वैवाहिक जीवन में अकाल, कलह, संतान की समस्या, संतान में विघ्न, आर्थिक अस्थिरता, मानसिक असंतुलन, वैवध्य तथा दाम्पत्य विच्छेद जैसे परिणाम प्रकट होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो नहीं मानता इसको, मेरा तो नहीं हुआ। समाज में रहने के कारण अक्सर मैं ये देखता हूँ किसी का विवाह 20 साल बाद, किसी का 10 साल बाद, किसी का 2 साल बाद कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जो समझदार होते हैं वो अपने जीवन में इसका उपयोग किसी अन्य तरह से कर लेते हैं जिससे उनको लाभ नहीं रहता है। जैसे पुनः विवाह करके या दोषों का निवारण करा के, इससे उनको एक मानसिक शांति के साथ साथ वैवाहिक जीवन में उनका स्थिर हो जाता है। जो सूत्र है उसके दृष्टिकोण से पराशर सूत्र कहता है शुभ नक्षत्र विवाह कार्यम। यह सूत्र स्पष्ट करता है कि विवाह केवल शुभ नक्षत्र में ही संपन्न होने चाहिए, अन्यथा संस्कार निष्फल हो जाता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो निष्कर्ष निकलता है विवाह मुहूर्त में नक्षत्र विचार या तारा विचार कोई गौण या लोकाचार नहीं है, बल्कि वैदिक, स्मार्ट और ज्योतिष परंपरा का मूल स्तंभ है। गांव की भाषा में कहें, अरे भैया कौने मुहूर्त में पैदा हुए थे, कौने मुहूर्त में हो गया था। कुंडलियों की कोई चर्चा अब होने लगी है, और हमारे जो पुराने लोग थे वो नक्षत्रों को विशेष महत्व देते थे। तो इस बात की चर्चा करते हुए मैं कहूंगा कि आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और परिस्थितियों के अनुसार कृतिका जैसे नक्षत्रों में विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन नक्षत्रों में विवाह करने से दाम्पत्य में शोक, संघर्ष और स्थिरता, क्लेश की संभावना शास्त्र सम्मत रूप से स्वीकार की गई है। अतः विवेकपूर्ण और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि विवाह का काल जितना शुद्ध, दाम्पत्य उतना ही स्थिर और सौभाग्यपूर्ण होता है। इसी कारण मित्रों, आज की चर्चा समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो। मैं अखिलेश अग्रजी, ज्योतिषाचार्य,